हेलो कमांडोज, स्वागत है आप सभी का बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हमारा रिवाइंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट माइनर टेस्ट नंबर 4 जो कि 2 नवंबर को कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन मोड में। तो ये रिवाइंड टेस्ट सीरीज उन सभी के लिए है जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं तब भी बायोमेट्रिक्स की इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने नीट की तैयारी करने के सपने को पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के जरिए। इस टेस्ट सीरीज में हमने बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ये माइनर टेस्ट नंबर 4 टोटली बेस्ड है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर पर, जिसमें साथ में सर्कुलर मोशन को भी इंक्लूड किया गया है। ये एक चैप्टर वाइज टेस्ट है। इसके साथ चूंकि ये माइनर टेस्ट है तो ये चैप्टर वाइज टेस्ट है। मंथ के एंड में आपका एक मेजर टेस्ट भी यहां पर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पूरा सिलेबस जहां से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं और जहां तक अभी टेस्ट आपने दिए हैं वहां तक के पूरे पोर्शन को उसमें कवर किया जाता है। सो बिल्कुल आप बिना समय गवाए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि ये रहा। क्या सवाल है देखिए। अ 10 किलोग्राम मास मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। हमारे पास में 10 किलोग्राम का मास है जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। इट्स एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन इज शोन इन द फिगर। तो इसका एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ दिया गया है। व्हाट इज द टोटल वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, मतलब आपसे टोटल वर्क डन पूछा है ऑन द मास बाय द फोर्स एज द मास मूव्स फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए बेटा, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, चीजों को जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया है टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन जब पूछे और आपको ग्राफ दिया हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि हमें निकालना है एरिया, हमें कैलकुलेट करना है एरिया। अब ये जो एरिया होता है वो किसका वो एरिया होता है बेटा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। अब ये आता कहां से है, तो W बराबर इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बोलो बात सही है। अब चूंकि पार्टिकल एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो हम इसे F डॉट dx भी लिख देते हैं, लेकिन यहां से तो हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होना चाहिए, लेकिन हमें सवाल में दिया गया है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन। तो इसको कैसे ला सकता हूं, तो W बराबर आ सकता है इंटीग्रेशन m डॉट a डॉट dx। चूंकि m मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा m इंटीग्रेशन a डॉट dx। तो वर्क डन आएगा मास इंटू एरिया ऑफ ax कर्व। बोलो बात सही है क्या, बिल्कुल। तो अब आपको बस इसका एरिया निकालना है और साथ में बेटा मास से मल्टीप्लाई करना है। बोलो बात सही है। तो वर्क डन आएगा, मास है तुम्हारे पास 10 kg इंटू, अब यहां पर जब मैं देखूं तो मुझे देखो ये ग्राफ दिया गया है, ये है आपका ग्राफ, मतलब ये एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है। अब इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है मतलब इसने क्या बना दिया बेटा, यहां से लेके यहां तक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस क्या है, ये देखो 8। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये जो है ना इधर में ये सेंटीमीटर है ना, तो हमें सेंटीमीटर को एसआई सिस्टम में लिखेंगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। इसको हटा देता हूं, मीटर को मैंने एसआई में लिख दिया है। इंटू एक्सेलरेशन, तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन मतलब हाइट मतलब एक्सेलरेशन 20, लेकिन ध्यान रखना 20 क्या है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे तो 10 टू द पावर -2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -2 बराबर है। तो आपके पास में यदि यहां पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर -2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि यहां पर यही सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। तो अब यहां पर मैं करता हूं बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो W बराबर क्या मिलेगा मुझे जरा देखिए बेटा, आप यहां पर W मिलेगा
2 से काटोगे तो ये 2 कट जाएगा, एक जीरो और एक जीरो को यहां एडजस्ट कर लो तो यू आर गेटिंग 8 इंटू 10⁻², और वर्क डन की ऐसा यूनिट आ गई जूल। तो बेटा यहां पर देखो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, 8 इंटू 10⁻²। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो क्या है, अ 4 किलोग्राम मास एंड 1 किलोग्राम मास आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आपको दो मासेस दिए गए हैं, एक 4 किलोग्राम का है और एक 1 किलोग्राम का है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। मैंने बोला ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर लीनियर मोमेंटम। तो सवाल में मोमेंटम का रेशियो चाहिए, और मोमेंटम का मतलब मैं तो जानता हूं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी उसने दे नहीं रखी है। उसने बोला दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मतलब मुझे सोचना है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को लिंक करता है। तो लिंक करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, K बराबर P²/2m। बोलो बात सही है क्या। तो यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं K4 बराबर K1। बात सही है क्या। अब इस फॉर्मूले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, P4 का स्क्वायर मतलब मोमेंटम ऑफ 4 kg का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ 4 kg बराबर मोमेंटम ऑफ 1 kg वाले का और इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ 1 kg। तो देखो ये दो दो तो कट जाएगा, ये आएगा P4 का स्क्वायर अपॉन M4 मतलब आएगा 4, ये आएगा P1 का स्क्वायर और ये आएगा 1। अब आपको देखो यहां पर क्या पूछा है, 4 kg पहले और 1 kg बाद में, और इनका मोमेंटम का रेशियो चाहिए। तो आपके पास में आएगा P4 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर बराबर 4/1। बोलो बात सही है क्या। इसका जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा बेटा, तो P ऑफ 4 kg डिवाइडेड बाई P ऑफ 1 kg कितना आएगा, 2/1। ऑप्शन देखिए 1:2, 1:1, 2:1, 4:1। तो सवाल को पढ़ने के बाद ध्यान से टिक करना है कि भैया देखो हमने P4/P1 निकाला है और 4 पहले 1 बाद में, तो यहां पर भी देखिए 4 पहले 1 बाद में है, तो हमारा आंसर 2:1 ही होगा। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ऐसे सवालों में देखो ये छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है, इसलिए इस तरह के सवाल वो क्रिएट करता है और आपसे पूछता है। यहां पर आगे देखिए बेटा क्या सवाल है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 10 मीटर। तो भैया देखो मैंने यहां पर एक 10 मीटर की हाइट बना ली और यहां से एक बॉल को क्या किया है, रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है, मतलब u बराबर 0। अब क्या हुआ, बॉल इज एम्बेडेड इन सैंड 1 मीटर एंड स्टॉप्स। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है ना नीचे यहां से लेकर के यहां तक क्या है, मिट्टी भरी है, और इसमें 1 मीटर पे जाके, ये 1 मीटर पे जाके क्या हो जा रही है, बॉल जो है वो आपकी रुक जा रही है। ऐसा वो सवाल में कह रहा है। देखो मैं बॉल को यहां पर भी छोटी बना देता हूं और ये बॉल यहां जाके रुक गई। देन तो क्या होगा, सवाल में उसने 4 ऑप्शन दिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो क्या, ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, only kinetic energy remains conserved, both momentum and kinetic energy are conserved, neither kinetic energy nor momentum is conserved। तो बताओ यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर देखो, यहां पर चूंकि बॉल रुक रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती, पर क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, हां भैया यहां पर ये इसमें कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट आता है और कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब ओनली मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो सवाल देखो क्या है, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम हाइट 1 मीटर एज शोन इन द फिगर, at what distance from the point B it will stop on the rough horizontal surface of friction coefficient of 0.2। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यहां पर ध्यान से देखो,
ये ब्लॉक जो है यहां से लेकर के यहां तक स्मूथ है, मतलब यहां पर ब्लॉक के पास में है पोटेंशियल एनर्जी जो कि यहां तक पे जाके बन गई है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसका यूज हुआ इसको आगे चलने में, लेकिन इस फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को रोक दिया है। इस फ्रिक्शन ने ब्लॉक को रोक दिया है। तो भैया एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं इस ब्लॉक का मास है m। बोलो बात सही है क्या? अरे यस और नो। तो अब यहां पर इस ब्लॉक के पास में सिनारियो क्या बनता है, यहां है पोटेंशियल एनर्जी जो कि है mgh, जो कि आएगी आपके पास हाफ mv² के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई बराबर। लेकिन चूंकि यहां पर फ्रिक्शन ने ब्लॉक को रोक दिया है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन का फोर्स है तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे बोलो बात सही है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है और फाइनल क्या है 0, क्योंकि ब्लॉक तो रुक चुका है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है वो क्या mgh के ही बराबर है, तो आपने बोला हां mgh के बराबर है। लेकिन अब इस ब्लॉक पे जब मैं चर्चा करता हूं, जब ये यहां पर आ रहा है m, तो भैया ये देखो इसकी कहानी कैसे बनेगी। इस पे लगा mg इधर, ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, और यदि फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो ये फ्रिक्शन पूरा लग चुका होगा। तो भैया आपका वर्क डन कितना होगा, तो ये होगा म्यू mg, और मैंने माना कि यहां से चल के x दूरी पर ये रुक गया है, तो यहां पर, और एक चीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब ये आएगा माइनस। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसल, mg कैंसल, तो देखो x बराबर आएगा h अपॉन म्यू। x कितना आएगा h अपॉन म्यू, तो x बराबर h कितना है 1 और ये है 0.2, तो x बराबर आंसर आ गया 5 मीटर। तो यहां पर x बराबर h बाई म्यू इज द कैन बी अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, सवाल आगे इस पर बनाए जा सकते हैं। हो क्या रहा है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है जो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी के साथ ब्लॉक एंटर किया लेकिन फ्रिक्शन ने उसे रोक दिया। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गए, काइनेटिक एनर्जी का यूज कहां हुआ, कहां खत्म हुई, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे काइनेटिक एनर्जी को लास्ट में क्या कर देगा 0। दैट्स द वे, और यहां पर आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। आगे आते हैं बेटा, एक सवाल देखो यहां पर अगेन, ये सवाल देखिए क्या हो रहा है। A body of mass 5 kg moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontally smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant k बराबर this, the maximum compression of the spring would be। तो यहां पर देखिए बेटा क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉल है, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इसका मतलब इसके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब ये बॉल चलते चलते यहां टकराएगी और इसे रोक देगी तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये पूरी काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी होगी स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के पास में आएगी पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस और नो। अब चूंकि ये सरफेस स्मूथ है, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। ये आएगा हाफ mv² बराबर हाफ kx²। नाउ यदि आप डेटा पुट कर दो तो क्या ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल। हाफ से हाफ तो काट दो, मास कितना दिया है 5, v कितना दिया 1.5, तो क्या मैं इसे देखो 1.5 को क्या लिख सकता हूं बेटा, 15/10 लिख सकता हूं क्या, पॉइंट हटा के, और 5 से काटूंगा तो क्या ये 3/2 बचेगा, 5 2 10, तो ये आएगा 3/2 इंटू 3/2 लिख लो तो फायदे में रहोगे, इक्वल टू k। k कितना है 5 है, और यही तो तुमसे पूछा गया है। तो अब देखो क्या होगा, 5 से 5 तो कट गया, तो x² इतना है, तो x बराबर आएगा 3/2, अगेन 1.5 मीटर इज द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
क्या आराम से कर सकते हैं। ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट। एग्जाम में एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल आने की संभावना बहुत अधिक बनती है इस चैप्टर में। आगे देखिए क्या है, एक बढ़िया प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट पावर। एक पार्टिकल पर हम एक कांस्टेंट पावर अप्लाई कर रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी, ये सवाल है। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल का यहां पर सवाल है। बोलो क्या पावर से हमें देखना है। तो पावर क्या होती है बेटा, पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी। बोलो यस और नो, या रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। बोलो यस और नो। अब उसने बोला है पावर क्या है, कांस्टेंट। तो भैया क्या कांस्टेंट होगा। यदि आप पावर लगा दे रहे हो इसका मतलब यह है कि उसकी स्पीड में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि जो भी आप पावर दोगे, पावर बराबर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, या पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मैं कह सकता हूं। तो भैया जब फोर्स लग रहा है तो संभावना है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, मतलब ये तो गलत है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में मैं क्या कुछ कह पा रहा हूं, कह नहीं सकता। अभी आगे बढ़ता हूं। काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, नहीं भैया, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। आगे लिखा रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये कांस्टेंट होगी, बिल्कुल रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि पावर का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो। तो उसका डेफिनेशन से ही हमें मिल रहा है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते देखो, एक और सवाल, प्यारा सा सवाल आ रहा है, मैच द कॉलम का सवाल है। पेपर में आपको, मेन पेपर में भी आपको एक दो सवाल मैच द कॉलम के मिलेंगे, 2 सवाल के आसपास असर्शन रीजन के मिलेंगे, 2 सवाल के आसपास मल्टी स्टेटमेंट के मिलेंगे। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो हमें हर एंगल से यहां पर तैयार रहना है। तो देखो भैया यहां पर कुछ चीजें हैं। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या होता है, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका अर्थ यह है कि ए जो है मैच कर रहा है तुम्हारा क्यू से, तो ए में क्यू वाला आंसर होना चाहिए, तो बी गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया। आगे बात करते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोलो बात सही है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो बी को किससे मैच करा सकता हूं, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है यहां पर, जबकि ये होना क्या था, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि शायद ये हो भी सकता है, लेकिन यहां पर एक नन वाला भी ऑप्शन दिया है, तो मैं बी के साथ पी और एस दोनों ऑप्शन में अभी रुकता हूं, अभी मैं रुकता हूं। आगे देखता हूं क्या, सी वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो भैया वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या आएगा, ये आता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल एनर्जी हम कह देते हैं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या कहीं ऑप्शन। तो भैया देखो 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 सी का आर, तो भैया सी का आर मैच कर रहा है, तो ए का क्यू सी का आर, देखो ए का क्यू सी का आर, तो ए का क्यू सी का आर यहां भी है और यहां पर भी है। अब यहां पर देखो बी में यहां एस है और यहां पी है, एस और पी, एस और पी, अब दोनों ही मैच करा दिए उसने, तो अब मुझे चुनना पड़ेगा ध्यान से। तो भैया पी में दिया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यदि मैं इसको काट दूंगा, क्योंकि ये होता क्या है माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरा आंसर जो सही होगा, मतलब बी में एस होना चाहिए, मतलब आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, वेरी गुड। आगे आ जाओ, एक और सवाल है यहां पर, असर्शन रीजन पर बेस्ड सवाल है। क्या है, Hi,
Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वर्क डन बाई और अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग या अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो कह रहा है कि इस स्प्रिंग वाले केस में वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। हां, नहीं करता है, ये सही है। सवाल है क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। यदि ये चीज लिखी होगी तो मेरा आंसर असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आएगा। तो देखते हैं भैया रीजन में क्या लिखा है। रीजन में उसने लिखा है स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने भी तो यही बोला था, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब मेरा आंसर आएगा ए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे ये जनरल पैटर्न है, लेकिन नाउअडेज एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी को ऊपर नीचे कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऑप्शन नंबर ए में असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन दिया जा रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पर बिल्कुल हमेशा ऐसे नहीं आंख बंद करके ए ही लगाना है, पढ़ना जरूर है ऑप्शन को, नहीं तो छोटी सी गलती और आपके 5 नंबर का नुकसान। सर 5 कैसे? 4 जो तुम्हारे सही थे वो गए और 1 तुम्हारा जेब का गया, तो 5 नंबर का नुकसान हो सकता है यदि तुमने छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया तो। A circular road of radius 1000 meter has banking angle 45 degree. The maximum safe speed of a car having mass 2000 kg will be if the coefficient of friction between tire and the road is 0.5. बैंकिंग ऑफ रोड का प्यारा सा ये सवाल है। देखो हम पूरा इसको सर्कुलर मोशन के अंडर में मान के किए हुए हैं, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। कितना होता है? अंडर द रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का म्यू टेन थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो बेटा आर रेडियस ऑफ रोड 1000 दे रखी है, मैंने 1000 ले लिया। जी को देखो कुछ बोला नहीं तो मैं 10 ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है बेटा, है ना। आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। म्यू दिया है यहां पर 0.5 प्लस का टेन थीटा, एंगल 45 है तो 10 45 होता है 1, तो मैंने लिखा डायरेक्टली 1 अपॉन 1 माइनस म्यू है आपका 0.5 इंटू 10 45 आएगा 1। तो जरा यहां पर सॉल्व करेंगे बेटा, तो V मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, ये 2 जीरो और देखो ये हो गया 1 2 3 4 जीरो इंटू 0.5 और प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 1.5 अपॉन में 1 माइनस 0.5 आएगा 0.5। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये पॉइंट से पॉइंट 5 थी या 15, तो आंसर आएगा देखो यहां से निकलेगा 100 इंटू √3 दैट इज 100 इंटू 1.732, तो आंसर आएगा 173.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आपको मिलेगा 172 इज द क्लोजेस्ट आंसर, 172 इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर 172 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। आगे बढ़ता हूं, एक और लास्ट सवाल हम इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। A bullet of mass 10 gram leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with a velocity of 500 meter per second. The work done in joules overcoming the resistance of air. क्या बोल रहा है? देखो यहां पर आपके पास में एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है ना। उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और वो जाके टकरा रही है 500 मीटर पर सेकंड से। मतलब यहां पर आपके पास में बुलेट की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड है और जब वो यहां पर जाके टकराई तो 500 मीटर पर सेकंड है और सेम लेवल पे ही है। तो वर्क डन इन जूल ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, तो भैया एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ, तो भैया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो देखो एक काम करता हूं, मास को कॉमन निकाल लेता हूं पहले से ही। तो एम कितना आएगा? 10 और ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3।
फाइनल कितनी है बेटा 500 इंटू 500 माइनस 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये 1/2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ऐसे ही रहने देते हैं। 5 5 आएगा, देखो इसको मैं साइड में सॉल्व करूं तो ये आएगा, देखो 25 2 0 2 0, ये आएगा कितना 1 2 3 4 5 और 6 0 और फिर 1, ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 75 के पीछे 4 0 और माइनस में, तो बचेगा बेटा 75 के पीछे 1 2 3 4 0 और माइनस आएगा, जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो क्या आएगा, जीरोस को एडजस्ट करो तो 1 2 3 0 तो बेटा ये कट गई है ना। अब यहां पर आप देखो 750 है ये वाला मेरे पास, और इसके साथ में एक जीरो और है, तो 7500/2, तो ये आएगा 3 2 3 जा 6 15 2 7 जा 14 1 0 3750, तो आंसर है 3750। यहां पर ध्यान से देखिए बेटा 375.0 लिखा है, जल्दबाजी में गलती ना करें, 3750 यहां लिखा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 3750 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये था बेटा हमारा माइनर टेस्ट नंबर 4 जो कंडक्ट हुआ था 2 नवंबर 2024 को रिवाइंड टेस्ट सीरीज में वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन के चैप्टर पर बेस्ड। अगला जो चैप्टर हमारा माइनर टेस्ट में होने वाला है वो चैप्टर रहने वाला है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और चैप्टर्स को आपको मैंने एक चैप्टर का नाम बताया है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि और कौन सा चैप्टर इसके साथ में इंक्लूड है तो आप बायोमेंटर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड रिवाइंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इस रिवाइंड टेस्ट सीरीज में वीक में शुरुआत में इनिशियली माइनर टेस्ट होते हैं जो कि चैप्टर वाइज होते हैं, और मंथ के एंड में जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें पूरा एक मेजर टेस्ट होता है जिसमें जितना सिलेबस अभी तक कवर किया है वो पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट एक्सप्लेनेशन में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटर्स का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको यह अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।